नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लासेस में कि किस तरह से बंगाल में मुर्शीद कुली खां पहला स्वतंत्र नवाब या शासक बना। मुर्शीद कुली खां ने कुछ नई चीजें शुरू की, जैसे कि तकावी लोन, इजारेदारी, और अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। मुर्शीद कुली खां अपने ग्रैंडसन सरफराज को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन उसके दामाद शुजाउद्दीन ने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन शुजाउद्दीन के मरने के बाद 1739 में सरफराज वहां का गवर्नर बना, वहां का शासक बना। लेकिन 1740 में गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खान ने उसे हराया और वह खुद बंगाल का नवाब बन गया। उसने मुगलों को टैक्स देना बंद कर दिया और यूरोपियंस की तुलना मधुमक्खी से की। उन्हें दोस्ती तो रखी, लेकिन उन्हें अपनी किलेबंदी नहीं करने दी। इसके टाइम पे इंडिया को, बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। अलीवर्दी खां की 3 बेटियां थी, जिसमें उसने अपनी सबसे छोटी बेटी के बेटे सिराजुद्दौला को नवाब बनाया, जिससे उसके दुश्मन हो गए उसकी मौसी घसीटी बेगम, जो उसकी प्रतिद्वंदी थी, और दूसरा शौकत जंग। शौकत जंग को 1756 के मनिहारी के युद्ध में उसने हरा के मार डाला और घसीटी बेगम को जेल में बंद कर दिया। फिर अंग्रेजों ने किस तरह से, जब कलकत्ता पे इसने अधिकार कर लिया, तो क्लाइव और वॉटसन वो आए मद्रास से कलकत्ता, और माणिक चंद्र को, जिसको घूस देकर इन्होंने वापस उसे हथिया लिया, कैप्चर कर लिया। तो एक ट्रीटी हुई, अलीनगर ट्रीटी। लेकिन जब फ्रांसीसियों से अंग्रेजों ने चंद्रनगर छीन लिया, तो इस ट्रीटी का उल्लंघन माना गया। तो अब इन सब चीजों से बढ़ के अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ एक प्लान किया, एक षड्यंत्र रचा, जिसमें उन्होंने जगत सेठ, जो एक व्यापारी था, राय दुर्लभ जो था एक दीवान था, है ना, मीर जाफर जो सेनापति या कमांडर था सिराजुद्दौला में, इन्हें अपने साथ मिला लिया। और यहां का एक अमीर था, अमीर चंद, ये भी एक बिजनेसमैन ही था। तो इन लोगों को मिला लिया, और मतभेद होने के कई कारण भी थे। सबसे बड़ा कारण तो यही था कि लोगों को भड़काना और दस्तक का मिसयूज करना। जो इंटरनल टैक्सेस वो सिराजुद्दौला को मिलने चाहिए थे, वो मिल रहे थे अंग्रेजों को, जिससे उसे टैक्स का बहुत नुकसान हो रहा था। तो वो जानता था कि आगे इसके जो रिजल्ट्स हो सकते हैं वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो उसी समय पे जब इन्होंने षड्यंत्र रचा, तो सिराजुद्दौला को इस बात का पता चला। तो इसी बीच ये जो पृष्ठभूमि थी, एक छंद युद्ध जो हुआ, एक फॉल्स वॉर थी, जिसमें धोखे की वॉर जिसे कहा जाएगा। 23 जून 1757 को नदिया जिला, नदिया डिस्ट्रिक्ट, नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे, गंगा की 2 धाराएं आके मिलती है ना, गंगा, भागीरथी और अलकनंदा। तो भागीरथी नदी के किनारे 23 जून 1757 को एक युद्ध हुआ, जिसे कहा गया प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें एक तरफ तो थे अंग्रेज, ब्रिटिशर्स थे, और दूसरी तरफ था सिराजुद्दौला, सिराज। इसका साथ ये चारों दे रहे थे, जगत सेठ, राय दुर्लभ, और मीर जाफर एक सैन्य कमांडर या सेनापति था, जो अपनी टुकड़ी से लड़ नहीं रहा था, केवल दिखावा कर रहा था कि मैं लड़ाई कर रहा हूं। लेकिन वो सिराज के साथ रह के साथ किसका दे रहा था? अंग्रेजों का। लेकिन सिराजुद्दौला का साथ देने वालों में 2 लोग थे। एक का नाम था मोहनलाल और दूसरे थे मीर मदान। इन दोनों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, लेकिन फिर भी मीर जाफर की धोखेधड़ी के कारण फाइनली ये सिराजुद्दौला को मारने में सफल हो गए, और सिराजुद्दौला यहीं पे मारा गया। जब सिराजुद्दौला मारा गया, तो इस युद्ध में यह भी कहा गया ना कि छंद युद्ध था, और इसके बारे में कई लोगों ने अपनी एक राय दी। भैया ये युद्ध एक छंद युद्ध था, या बंगाल के अमीर लोगों ने मिलकर नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। के.एम. पणिक्कर ने बात कही थी, ठीक है, कि भाई एक प्लासी का युद्ध जो था एक सौदा था, प्लासी का वॉर, ये डील थी, एक सौदा था, जिसमें कई अमीर लोगों ने मिलकर नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। अब ये चीजें जब होने लगी, तो बैटल ऑफ प्लासी हो गए, अंग्रेजों को एक मौका मिला, अब वो एक पपेट एम्परर बैठा सकते थे, और उनके पास एक ऑप्शन भी बन गया था, जिसने धोखा दिया था। वो धोखा देने वाला कौन था? मीर जाफर।
तो इन्होंने अब डिसाइड किया 1757 में ये वॉर हुई और इन्होंने डिसाइड किया 1757 में बंगाल का नवाब बनाया किसे? 1757 में बंगाल का नवाब इन्होंने बनाया मीर जाफर को। मीर जाफर को, मीर जाफर ये तो था एक कठपुतली शासक। इस समय मीर जाफर ने अंग्रेजों को खुश करने के लिए उसने जो जमीन की जो माप हुआ करती थी, मेजरमेंट लिया जाता था, वो परगना होती थी। तो 24 परगना ये लैंड दी, ये जमीन दी और भी कई तरीकों से ये अंग्रेजों को खुश करने का प्रयास करता है। इसने इंटरनल टैक्सेस हटवा दिए कि अब अंग्रेज हैं, मैं उनका, अंग्रेजों के कारण ही मैं यहाँ का राजा बन पाया हूं, नवाब बन पाया हूं। तो इसने वो चीजें भी मतलब अंग्रेजों से सारे इंटरनल टैक्सेस अंग्रेजों के बिजनेस से हटवा दिए। तो अब वहां पे ही अपने ही देश में, अपने ही राज्य में ये होने लगा कि अंग्रेजों को कोई चुंगी नहीं लगती थी, टैक्स नहीं लगता था और इंडियंस को लगता था। तो इंडियन को वही सामान महंगा पड़ रहा था, तो इससे उससे मीर जाफर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो तो कठपुतली बन चुका था, पपेट था वो अंग्रेजों का। लेकिन ये सब करते करते मीर जाफर भूल गया कि ये लोन तो उसी के ऊपर हो रहा है, उसके ऊपर तकरीबन 25 लाख का डेब्ट हो गया, कर्जदार हो गया, वो कर्जदार हो गया। अब इतना कर्जा वो कैसे चुकाएगा? तो फाइनली 1760 में अंग्रेजों ने सोचा, 3 साल ही रह पाए ये, 1757 से 1760। 1760 में अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि उसे मिदनापुर मतलब अब कुछ जगहों की जमींदारी देके किसी नए रूलर को बैठाया जाए। तो फिर यहां पे मीर कासिम को बैठाया गया, जो मीर जाफर का दामाद था, मीर कासिम को 1760 में नवाब बनाया गया। और पहली बार कहा जाता है कि बिना किसी रक्तहीन क्रांति के, बिना ये रक्तहीन क्रांति से मिला हुआ था कि मतलब खून नहीं बहा, ऐसे ही सत्ता परिवर्तन हो गया कि राजा ने अपने ही मर्जी से राज्य को छोड़ दिया और एक नया नवाब बना मीर कासिम। अगर देखा जाए तो अली वर्दी खां के बाद ये दूसरा सबसे योग्य नवाब था। ये अली वर्दी खां में सबसे योग्य अधिकारी था, जैसे राजा दौलत था ही, उसके बाद मीर कासिम था। मीर कासिम ने कुछ चीजें की जो अपने राज्य में, क्योंकि ये तो था एक योग्य शासक, तो इसने सबसे पहले तो अपने यहां तोड़ेदार बंदूक व तोप खाने बनवाए, कारखाने बनाए। अपने जो सैनिक थे, आर्मी थी, उनको ट्रेंड किया, उनको ट्रेनिंग दी यूरोपियन मेथड से, यूरोपियन मेथड से, यूरोपीय पद्धति से अपनी सैनिकों को शिक्षा दी। लेकिन तीसरा जो सबसे बड़ा इसका रेट था कि इसे पता चल गया कि दस्तक का मिसयूज हो रहा है, दस्तक का यूज करके अंग्रेज टैक्स का नुकसान कर रहे हैं। तो इसने सारे इंटरनल टैक्सेस खत्म कर दिए, एबॉलिश कर दिए, सारे आंतरिक व्यापार कर इसने हटा दिए। अब जब सारे इंटरनल टैक्स हटा दिए तो अंग्रेज और इंडियन दोनों व्यापारी बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। अब दोनों बराबर हो गए तो ये अंग्रेज इसे अपना एकाधिकार समझते थे। दे वर थिंकिंग इट वाज अ सिंगल राइट ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो इसे उन्होंने सोचा कि ये हमारे अगेंस्ट एक काम किया गया है और उन्होंने अंग्रेजों ने इसे अपने एकाधिकार की अवहेलना समझा और इस तरह से एक और युद्ध की प्लानिंग हुई जिसे कहा गया बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था 22 अक्टूबर 1763। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं। अब बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर क्या था भैया? इसमें बैटल ऑफ बक्सर के रीजन क्या थे? मीर कासिम के 4 अलग अलग तरीके, उसने अपने सैनिकों को यूरोपीय ढंग से सिखाना शुरू किया, उसने कई बंदूक और तोपखाने बना दिए और सबसे बड़ा जो उसने काम किया था दस्तक की वजह से, दस्तक का मिसयूज होने की वजह से सारे इंटरनल टैक्सेस हटा लिए थे, जिसे अंग्रेजों ने अपने एकाधिकार का उल्लंघन माना और उन्होंने सोच लिया कि अब इस शासक को हटाना है। तब फिर 1763 में मीर कासिम ने
एक त्रिगुट बनाया, 3 ग्रुप्स को मिला के, ठीक है। ये 3 ग्रुप्स ये किससे किससे मिला, त्रिगुट कह लो, ये ग्रुप ऑफ 3, इसने 3 लोगों को मिलाया। मीर कासिम तो था ही, मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल के सम्राट शाह आलम सेकंड, इन्हें भी अपने साथ मिला लिया। और यही हुआ बैटल ऑफ बक्सर। कब हुआ? बैटल ऑफ बक्सर हुआ 22 अक्टूबर 1764 में। ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, तो इस बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटिशर्स की तरफ से जो इनका सेनापति था वो था हेक्टर मुनरो। अब प्लासी का युद्ध तो एक धोखाधड़ी का युद्ध था, लेकिन इसमें मीर कासिम ने अवध के नवाब और शाह आलम सेकंड दोनों को मिलाया हुआ था। इन सब के बावजूद इस युद्ध में इन्होंने पहले शाह आलम 2 से एक संधि कर ली थी, और ये इसका वादा किया था अवध के नवाब से भी। दोनों को एक प्रलोभन, लालच दिया कि मैं तुम्हें क्या क्या दे दूंगा, इसके बारे में बात करेंगे। इन्होंने वादा कर दिया था एक ट्रीटी का, तो ये दोनों इससे हट गए। और फाइनली हेक्टर मुनरो ने, कहा जाता है, इन तीनों की सेना को हरा दिया, तो ये एक अखिल भारतीय शक्ति बन गई, अखिल भारतीय शक्ति। बक्सर के युद्ध में इस त्रिगुट को हेक्टर मुनरो की सेना ने हरा दिया, और इसने साबित कर दिया, ब्रिटिशर्स का वर्चस्व साबित किया कि किस तरह से बक्सर के युद्ध में इन्होंने फाइनली मीर कासिम के इतने ताकतवर होने के बावजूद, और वो कई और लोगों से मिला, उसके बावजूद इन्होंने मीर कासिम को हरा दिया। और इस तरह से बैटल ऑफ बक्सर के बाद मीर कासिम वहां से भाग गया, और काफी 1777 में शायद इसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इसके बाद फिर इन्होंने 1764 के बाद फिर से मीर जाफर को नवाब बनाया, जो उनका पपेट रूलर था। लेकिन 1765 में मीर जाफर की डेथ हो गई, और इसके डेथ के बाद इसके एक छोटे से बेटे नजमुद्दौला को यहाँ का नवाब बनाया गया, और बंगाल को अंग्रेजी सत्ता में मिला लिया गया। इसके बाद जब ये मिला लिया गया बैटल ऑफ बक्सर से, तो अब मीर जाफर के खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने अब अपनी राजनीतिक सत्ता बढ़ाने का और प्रयास किया, और धीरे धीरे इस इरा में कई स्टेट्स में गए, कैसे उनकी कारनामे रहे, इस बीच कौन कौन सी लड़ाइयां हुई, कौन कौन से युद्ध, वॉर्स हुए, इसको हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सो इट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। 23 जून 1757 it was battle of Plassey, 22 October 1764 it was battle of Buxar, and finally Britishers, they have dominated themselves, okay, as a power, as a whole India's best power. So अब उन्होंने अपने आप को अधिकार में जमा लिया था, नजमुद्दौला का नवाब बना दिया गया था, और इस बीच में बंगाल में 2 चीजें हुई। एक थी द्वैध शासन, क्योंकि अंग्रेजों ने अब सारे दीवान अपने ही बैठाए थे। द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, और दूसरा यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट के अलावा नजमुद्दौला को राज देने के पहले कौन कौन से संधियां हुई थी। इसमें 2 संधियां थे, इलाहाबाद की फर्स्ट संधि या फर्स्ट ट्रीटी, और दूसरी संधि। तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे।